नमस्कार। अगर भारत को समझना है तो उसकी नदियों को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं है, बल्कि इस देश की वो नसें हैं, वो जीवन रेखाएं हैं जो पहाड़ों से मैदानों तक सभ्यता, संस्कृति और हाँ, जीवन पहुंचाती हैं। तो चलिए आज इन्हीं जीवन रेखाओं के सफर पर निकलते हैं। देखिए, भारत की नदियों को हम मोटा मोटा दो बड़े परिवारों में बांट सकते हैं। एक तरफ है हिमालय की नदियां, जो ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने से बनती हैं, इसीलिए इनमें साल के 12 महीने पानी रहता है। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीप की नदियां, जो पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर हैं। मतलब इनका बहाव मौसम के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है। तो हमारा आज का सफर कैसा दिखेगा? हम अपनी यात्रा उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से शुरू करेंगे, जहां हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों की कहानियों को जानेंगे। फिर हम दक्षिण के प्राचीन पठारों की ओर बढ़ेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नदियां मिलकर भारत को भारत कैसे बनाती हैं। चलिए सफर शुरू करते हैं हिमालय के दिग्गजों के साथ। और हमारी पहली मुलाकात होगी सिंधु नदी से, एक ऐसी नदी जिसने इतिहास और भूगोल दोनों को अपने पानी से सींचा है। सिंधु का सफर किसी महाकाव्य से कम नहीं है। जरा सोचिए, ये नदी तिब्बत की पवित्र मानसरोवर झील के पास से अपनी यात्रा शुरू करती है, भारत में लद्दाख की ऊंची सूखी घाटियों से गुजरती है और फिर पाकिस्तान के विशाल मैदानों को सींचते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। 3 देश, एक नदी। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं है, कुल 2880 किलोमीटर। इसको ऐसे समझिए जैसे दिल्ली से चेन्नई जाकर वापस आ गए हों। ये वाकई एक विशालकाय नदी है। लेकिन ये नदी सिर्फ भूगोल ही नहीं, भू राजनीति भी तय करती है। 1960 में भारत और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की मदद से सिंधु जल समझौते पर दस्तखत किए। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया, जबकि पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज का कंट्रोल भारत को मिला। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने तनावों के बावजूद ये संधि आज भी कायम है। अब चलते हैं हिमालय के उस दिग्गज की ओर, जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की आत्मा मानी जाती है, गंगा। ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इसके जन्म की कहानी भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। गंगा के जन्म की कहानी समझने से पहले प्रयाग शब्द को जानना जरूरी है। प्रयाग का मतलब होता है वो पवित्र जगह जहां नदियां आपस में मिलती हैं, उनका संगम होता है। तो गंगा बनती कैसे है? ये एक नदी नहीं, बल्कि कई धाराओं का महासंगम है। कहानी शुरू होती है विष्णुप्रयाग से, जहां विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलकर अलकनंदा बनती हैं। आगे चलकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है और आखिर में देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, तब जाकर इस पवित्र धारा को नाम मिलता है गंगा। देवप्रयाग से शुरू होकर गंगा 2525 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करती है। वैसे तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र इससे लंबी हैं, पर पूरी तरह से भारत के भीतर बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है, जो सही मायनों में देश के दिल से होकर गुजरती है। और अब मिलते हैं हिमालय के तीसरे और आखिरी दिग्गज से, ब्रह्मपुत्र। ये नदी अपनी चौड़ाई, अपनी जबरदस्त ताकत और द्वीप बनाने की अपनी अनोखी क्षमता के लिए जानी जाती है। ये एक ऐसी नदी है जो हर देश में अपनी पहचान बदल लेती है। चीन के तिब्बत में जहां इसे सांगपू यानी शोधक कहते हैं, वहीं भारत में ये ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा का पुत्र बन जाती है। और बांग्लादेश में घुसते ही इसका नाम जमुना हो जाता है। एक नदी 3 नाम। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाती है। लेकिन जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इसका ज्यादातर सफर भारत के बाहर ही होता है। भारत में ये सिर्फ 915 किलोमीटर बहती है, पर इतने से हिस्से में ही ये अपनी जबरदस्त शक्ति का एहसास करा देती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र को जो चीज सबसे अनोखा बनाती है, वो है उसकी अविश्वसनीय चौड़ाई। ये इतनी ज्यादा चौड़ी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है और दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप उमानंद भी इसी की गोद में है। सोचिए तो, एक ही नदी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों द्वीप बना रही है। तो हिमालय के युवा और शक्तिशाली दिग्गजों से मिलकर अब हम अपनी यात्रा को भारत के प्राचीन हृदय यानी दक्कन के पठार की ओर ले चलते हैं।
यहाँ की नदियों की कहानियां ग्लेशियरों की नहीं बल्कि मॉनसून के बादलों की हैं। तो ये है प्रायद्वीप की कुछ मुख्य नदियां और इनमें कुछ दिलचस्प पैटर्न हैं। ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी और कृष्णा पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। लेकिन नर्मदा एक बड़ा अपवाद है जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जाती है। और सबसे अनोखे तो लूनी नदी है। ये बेचारे किसी सागर तक पहुंच ही नहीं पाती और कच्छ के रेगिस्तान में गायब हो जाती है। इन सब में से गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अपनी विशालता और सांस्कृतिक महत्व की वजह से ही इसे बड़े सम्मान से बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। मतलब जो महत्व उत्तर भारत के लिए गंगा का है वही दक्षिण के लिए गोदावरी का है। जैसा हमने देखा, ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, पर नर्मदा और ताप्ती अलग हैं। ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रिफ्ट वैली यानी जमीन में पड़ी गहरी दरारों से होकर गुजरती हैं। और इसी अनोखे सफर में नर्मदा जबलपुर के पास शानदार धुआंधार जलप्रपात बनाती है, जहां पानी इतनी तेजी से गिरता है कि धुएं जैसा लगता है। तो उत्तर के ग्लेशियरों से लेकर दक्षिण के पठारों तक हमने एक लंबा सफर तय किया। पर ये अलग अलग नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं हैं। ये सब मिलकर एक राष्ट्र की कहानी कहती हैं। आइए देखते हैं कैसे। चाहे हिमालय से निकलने वाली हमेशा बहने वाली नदियां हों या मॉनसून का इंतजार करती प्रायद्वीप की धाराएं, ये सभी मिलकर भारत की मिट्टी को, यहाँ की संस्कृति को और करोड़ों लोगों की किस्मत को आकार देती हैं। इन नदियों ने हजारों सालों से बहते हुए भारत का अतीत लिखा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जलवायु परिवर्तन और विकास की चुनौतियों के बीच ये प्राचीन जीवन